हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जिसमें मैं इंग्लिश लीड टीचर की बात कर रहा हूँ, उसी के अंतर्गत क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। जो आपको एससीईआरटी जो आपके एकेडमिक जो बुक है उसी से रिलेटेड आपको मैं सारा अपना सीरीज करवा रहा हूँ, क्लास 9 से लेकर 12 तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा प्लेलिस्ट देख लीजिए। एग्ज़ाम के पहले सारा वीडियो आपको देख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, उसमें एकेडमिक, ग्रामर और स्टैंडर्ड ऑफ जो आपकी एकेडमिक है डिग्री है, उससे आपकी क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकती है। पिछला बार की जो अगर देखा जाए पैटर्न एग्ज़ाम्स का, तो वो ग्रामर था। नो डाउट ग्रामर तो पढ़ना ही है, लेकिन इस पोर्शंस को भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लगे हाथ पढ़ लेना है एग्ज़ाम्स के पहले। और जिनको भी नहीं पढ़ना है वो इस वीडियो को नहीं देख सकते, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि थोड़ा क्विक रिवीजन के तहत हम देख लें तो उनके लिए बेटर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 से लेके 4 तक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। उन सारे पॉइंट को, कैरेक्टर को, उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और साथ ही साथ जब आप पढ़ाने जाओगे, है ना, कल आपकी सिलेक्शन हो जाती है, इसी उम्मीद से आप पढ़ भी रहे होगे कि सिलेक्शन आपको लेना है। तो सिलेक्शन जब आपकी हो रही है तो ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो विदाउट एनी डिले, वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वीडियो पसंद आने पर लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर जब पलटेंगे क्लास 9 का, तो उस चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपका धर्म युद्ध है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए धर्म युद्ध रिटेन बाय अर्जुन देव चरण। सेकेंड जो है ययाति। ययाति जो है दैट इज द टेकन फ्रॉम महाभारत। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी एंड रिटेन नॉट रिटेन, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश सी राजगोपालाचारी। थर्ड चैप्टर आप जाएंगे तो द साइलेंट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है एंड दैट इज रिटेन बाय कुणाल वर्मा। एंड फोर्थ चैप्टर प्रो सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो उसमें टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज है और दैट इज़ रिटेन बाय मोती निशानी। तो आज की वीडियो में ये 4 चैप्टर को मैं आपको डिस्कस करूँगा। बने रहे मेरे साथ और पूरी कंप्लीट वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म युद्ध का। इसको युद्ध भी पढ़ सकते हैं, युद्ध भी पढ़ सकते हैं, एज यू लाइक। ओके, दोनों सही है। डैट इज़ रिटेन बाय अर्जुन देव चरण एंड ये आपका राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओके, ये एक प्रोफेशनली टीचर हैं और साथ ही साथ एक पोएट भी है। इनकी जन्म 10 में, अभी ये जिंदा है, अलाइव हैं दोस्तों। 10 मई 1954 को इनका जन्म हुई थी। ये मथानिया एक जगह है, गांव है जोधपुर में, वहीं पर इनकी जन्म हुई। ये के बिरला फाउंडेशन के तरफ से इनको 21st बिहारी पुरस्कार अवार्ड दिया गया था 2011 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं राजस्थानी पोएट्री कलेक्शन, जैसे घर तू एक नाम है भरोसाई राव करके, ठीक है, इनकी कलेक्शन है उसके लिए। फिर इनको अवार्ड साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया है इन्हें दिल्ली में। जो इनकी बुक थी धर्म युद्ध, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वहीं से ये लिया गया है, जो 1992 में पब्लिश हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1992, ठीक है। और ये इसके लिए इनको साहित्य अकादमी भी दी गई है। फिर उसके बाद राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से अवार्डेड इनको दिया गया है, ठीक है। राजस्थानी लैंग्वेज में इनकी कंट्रीब्यूशंस के लिए थिएटर इन्होंने खोल रखा है, ठीक है। 1999 में इनकी थिएटर है अपनी राजस्थान में। अर्जुन देव चरण की अगर हम बात करें, इन्होंने ये फाउंडर भी है रमत थिएटर ग्रुप की, जो जोधपुर में है, ठीक है। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस थिएटर ग्रुप ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री के सबसे प्रतिष्ठित थिएटर में जाना जाता है इनकी थिएटर, जिसका नाम है राममत थिएटर ग्रुप। इसको याद रखेंगे, राममत थिएटर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, उनका चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रहे हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइस चेयरमैन है मोस्ट प्रेजियस एक्टिंग स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
ये फर्स्ट ऐसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं हु गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट NST। और इनकी प्लेज है बहुत सारा, जैसे कि द नाटक आजरा गुआरी, सनकारियो, बोल महारी, मछाली, किटोका पानी, मुघती घाटा, मुघाटी घाटा। इस तरीके से इन सारे चीज़ें इनकी लिखी हुई है। चलिए तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर लेते हैं इसमें कहा क्या गया। दोस्तों धर्मयुद्ध एक प्ले है, एक स्टोरी है जो एक यंग गर्ल्स की है जिसकी नाम पद्मा होती है। इसमें कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 कैरेक्टर इन दिस बुक, इन दिस चैप्टर, पद्मा, माँ एंड फादर। पद्मा इज द डॉटर ऑफ ओके पेरेंट्स। तो यह तीन, ये पद्मा मतलब सी कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम माँ मदर। ओके, एक्चुअली ये जो थीम है ना पूरी, ये ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड को शो करता है, जो सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड वुमेन्स के अगेंस्ट में वुमेन्स को जिस तरह से एक बॉटम पार्ट पर रखा जाता है, उन्हें बैकफुट पर रखा जाता है, उसी चीज़ को लेकर इसमें शो किया गया है। एक जेंडर बायसनेस को कह सकते हैं, एक जो पोजीशन है वुमेन्स की सोसाइटी में और एक किस नज़रिए से लोग उसको देखते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर पद्मा जो है वो कहती है, मतलब पूछती है कि क्या वुमेन्स की आइडेंटिटी जो है उसके हस्बैंड से ही पहचानी जाती है? क्या जो औरत की जो पहचान होती है क्या उसके हस्बैंड से होती है? क्या कहीं मान लेते सरनेम, अगर किसी की शादी हो जाता है, अब तो कुछ मेंटालिटी चेंज हो रहा है दोस्तों, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर फादर, अगर किसी बच्चे का नाम अगर कहीं लिखवाना हो या कहीं पर मेंशन करना हो तो फादर्स नेम पूछा जाता है, क्यों नहीं मदर्स नेम पूछा जाता है। तो हम बच्चों को भी आइडेंटिफाई करते हैं उसके फादर से, है ना। तो अब धीरे धीरे इस चीज़ों को चेंज करना है ज़्यादा बड़े पैमाने पर। हाँ, माँ की जो वैल्यू है उसको आगे हम रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। क्या एक वुमेन्स की जो आइडेंटिटी है इट्स अ डिपेंड ऑफ हर हस्बैंड ओनली। तो पद्मा एक अकेली एक लौता संतान है, ओनली वन चाइल्ड। और पद्मा की मदर जो है, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर विदाउट हस्बैंड, मतलब उसकी माँ कहती है, पद्मा को बताती है कि जो वुमेन्स की जो अस्तित्व होती है, जो लाइफ्स होती है इधर बिना हस्बैंड का वो हेल है, नर्क है, ऐसा उसकी माँ कहती है। कि जो वुमेन्स शादी नहीं करती है या जिसकी जो, या फिर जिसकी हस्बैंड मर जाते हैं, जो विडो होती है, उसकी लाइफ हेल हो जाती है अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। मतलब उसका कहना है कि अगर जिस औरत की हस्बैंड नहीं है वो या तो उसकी लाइफ हेल है, नर्क है। ओके फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि पद्मा रैदर, मतलब बट पद्मा जो रैदर पद्मा के लिए यूज़ किया है, बट पद्मा वांट्स फॉर वुमेन इक्वालिटी एंड जस्टिस। लेकिन पद्मा इससे खुश नहीं होती है। पद्मा चाहती है कि वुमेन और वुमेन को इक्वालिटी और जस्टिस मिले। अगर हम पद्मा की बात करें तो उसके फादर, अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा को लगता है कि उसकी जो फादर है ही गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू मनी देन टू हर। ओके, पद्मा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उसके पापा पैसे को देते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्मा, अगर पद्मा की अगर बात करें, उसकी माँ की बात करें, तो लाइफ इज हेल फॉर वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। सेकेंड जो बोला है, अकॉर्डिंग टू प्ले एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्टेन। मतलब जो अनमैरिड वुमेन्स होते हैं उसको इमोरल, असभ्य या वॉन्टेन बोला जाता है। और जो वुमेन्स आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, और वुमेन्स की पहचान उसके हस्बैंड से होती है, ऐसा इस स्टोरी में है। तो यहाँ पर एक वुमेन्स के अस्तित्व को दिखाई गई है और पद्मा उसके लिए जस्टिस और इनइक्वालिटी इक्वालिटी की बात करती है, इक्वालिटी और जस्टिस की बात करती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और चैप्टर 2 है ययाति। दोस्तों ययाति जो है एक सी राजगोपालाचारी की एक ट्रांसलेटेड है, कह सकते हैं स्टोरी है। द स्टोरी ऑफ ययाति एक एंशियंट किंग की बात करता है। अ किंग ऑफ एंशियंट इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ महाभारत। ये महाभारत से लिया गया है और आपको मालूम है जो रिटन किया गया था वह ऋषि वेद व्यास के द्वारा। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास। ओके, याति जो कंपाइल्ड और एडिटेड किया गया था चमन लाल के द्वारा, फिर उसी से यहाँ पर इन्होंने मतलब द स्टोरी रेंडर्ड
इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो लिखने का काम किया है वो राजगोपालाचारी जी ने किया है। ठीक है, तो ये पब्लिश्ड हुई थी पब्लिकेशन डिवीज़न में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इसको चलते हैं, इस थीम को पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ययाति एक राजा होता है, एक फेमस एंसेस्टर कैरेक्टर दिखाया गया महाभारत की। जो ययाति वाज रिलीजन्स पर्सन्स, एक मतलब धर्म में विश्वास करता है, इसको गॉड के प्रति विश्वास है। हु हैड रिस्पेक्ट फॉर हिज एंसेस्टर, और उसको एंसेस्टर जो पूर्वजों को ये ख्याल रखता है और उसको विश्वास करता है। ही यूज्ड टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द शास्त्र फॉर गुड गवर्नेंस, और ये शास्त्र को फॉलो करता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। समझ में आया तक बात। नेक्स्ट में चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जस्ट एट वेरी यंग एज, लेकिन क्या होता है अचानक कि जब ये यंग एज में रहता है ययाति, ही बिकेम ओल्ड ड्यू टू द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, है ना, शुक्राचार्य। ये मतलब एक कर्स मिल इसको दिया जाता है, श्राप दे दिया जाता है शुक्राचार्य के द्वारा। जवान जब ये रहता है उसी समय इसको शुक्राचार्य इसको श्रापित कर देते हैं। श्रापित वो क्यों करते हैं? शुक्राचार्य जो है वो गुरु हैं डेमंस का, राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य, लेकिन श्रापित क्यों करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ययाति को श्रापित करने के पीछे मेन रीजन था कि ययाति जो है मिसबिहेव करता है, ययाति परेशान करता है दिव्यानी को। दिव्यानी कौन होती है? दिव्यानी डॉटर होती है शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य की बेटी है। द कर्स उसको परेशान करने के वजह से, छेड़ने के लिए यहाँ पर ययाति को श्राप मिल जाता है। श्राप ये होता है कि सडनली एट अ वेरी यंग एज सैडेंड द किंग, मतलब तुम जवान में ही बूढ़ा हो जाओगे। हिज डिजायर ऑफ लाइफ रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो जवान का जो डिजायर्ड होती है, जो इच्छा होती है, वो फुलफिल नहीं कर पाता। अब इसी पीड़ा के साथ वो जीता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। He cherished to enjoy the pleasure of youthful life of which was deprived due to the suddenly becoming old। लेकिन वो सारे जो सुख होता है, सुविधा होता है, प्लेजर्स होता है, जो यूथ एक यौवन, एक जवान होने पर लोग एक्वायर्ड करते हैं, ओके, उस चीज़ों को ये इंजॉय नहीं कर पाता। इसी पीड़ा के साथ वो जीने लगता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ययाति के 5 बेटे होते हैं। 5 बेटे जब होता है, पांचों को बुलाता है अपने पास और सबको कहता है कि देखो, मेरे को शुक्राचार्य ने कर्ज किया है और मैं जवानी में ही बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख भरा एक पल रहा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। सो नाउ वो बोलता है कि मैं, ये जो जवानी का जो बेस्ट पार्ट होता है, लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है, वो यूथ होता है, वो यंग होता है, यंग स्टेज होता है, जो मैं नहीं जी पाया, मैं जीना चाहता हूँ। सो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी। तो अपने बेटे को बोलता है कि तुम अब ये करो कि हेल्प योर फादर, तुम्हें ये ड्यूटी में दे रहा हूँ कि तुम अपने पिता को हेल्प करो। वन ऑफ यू हैव बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, बोलता है कि तुम पांचों में से कोई मेरा एक बुढ़ापा ये ले लो कुछ समय के लिए, है ना, और मेरे को अपना जवानी दे दो। द वन हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी क्राउंड एज किंग इन माई प्लेस। अगर ऐसा तुम मेरे को मदद करते हो तो मैं तुम्हें ये क्राउन, मतलब जो ये राजपाट है, सब दे दूंगा, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। ठीक है, और जब मैं सुख सुविधा भोग लूँगा, जब मैं इंजॉय कर लूँगा अपना यूथ पल टाइम को, तो फिर मैं तुम्हें अपना ये बुढ़ापा ओल्ड एज दे दूंगा और मैं तुम्हें अपना ये यंग एज तुम्हें दे दूंगा और वापस अपना ओल्ड एज को ले लूँगा। ये बोलता है ययाति। आगे चलते क्या है, लेकिन इतनी आसान नहीं होता है। कोई भी इंसान सेक्रीफाइस, बहुत कम ही ऐसे इस पृथ्वी पर जो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं। 4 जो सन था उसने डिक्लाइन कर दिया, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फादर की बातों को, फादर की दे डिड नॉट फॉलो या ओबे द फादर्स ऑर्डर। लेकिन जो 5वां जो बेटा होता है जिसका नाम पुरु है, वो काफ़ी मतलब पापा अपने फादर की बातों को रिफ्यूज नहीं करता है, वो बात को मानता है, रिस्पेक्ट करता है। तो उससे ययाति कहता है पुरु टू टेक ऑल द इन्फर्मिटीज टू ऑफ हिज ओल्ड एज एंड सम टाइम। तुम पुरु इसको जवानी तुम अपना मुझे दे दो और मेरे बुढ़ापा जो है ले लो कुछ समय के लिए। मैं जब
यूथफुल लाइफ को जब मैं इंजॉय कर लूँगा तो फिर मैं ये चीज़ें तुम्हें वापस दे दूँगा। तो पुरु डिनाई नहीं करता है और पुरु क्या करता है, अपने फादर की बात को मानता है और फादर को अपना जवानी दे देता है, यंग एज को दे देता है। और पुरु अपने पापा का जो उसके फादर जो जवान में ही बूढ़ा हो चुके हैं, ओल्ड एज हो चुके हैं, वो ले लेता है। ठीक है। और इसके बाद पुरु को अपने प्रॉमिस, याति जो प्रॉमिस किया था कि अगर तुम बुढ़ापा ले लोगे तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा, तो पुरु को राजा बना दिया जाता है। पुरु बिकेम द किंग एंड एक्वायर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रेट किंगडम। क्लियर यहाँ तक? ययाति बिकेम फ्री। अब ययाति बहुत खुश हो जाता है, फ्री टू इंजॉय लाइफ। अब वो लाइफ को इंजॉय करने लगता है। लेटर वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेरा। वो एक कुबेरा के गार्डन में जाता है। द किंग ऑफ वेल्थ, है ना, कुबेर भी यहाँ बोल सकते हैं, कुबेरा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कुबेर यानी जो धन का बागीचा होता है। ही इंजॉयड द प्लेजर, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेजर इंजॉय करता है ना, काफ़ी मस्ती करता है। ऑफ लिविंग विथ अप्सरा, वहाँ पर बहुत अप्सरा होती है, उसके साथ भी बहुत सारे मस्ती करता है ये आती। अब ब्यूटीफुल डैमसेल्स, डैमसेल्स का मतलब होता है युवतियाँ, बहुत सारे वहाँ लड़कियाँ होती है, उसके साथ भी मस्ती करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बट इवन दिस हेवनली प्लेजर, बट अचानक क्या होता है, कुड नॉट क्वेंच हिज डिजायर, हिज लस्ट वेंट टू राइजिंग लाइक फायर। वो इतना ज़्यादा भोग विलास में लिप्त हो जाता है, लस्ट हो जाता है कि उसकी जो लस्टनेस राइजिंग लाइक फायर, आग की तरफ बढ़ते जाता है, वो शांति नहीं हो पाता है। फिर वो रियलाइज करता है, रियलाइज द ट्रूथ, सत्य को रियलाइज करता है। एंड नाउ ही केम बैक टू हिज सन एंड सेड, और अपने बेटे के पास आता है और बोलता है, सन, डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड। क्वेंच्ड का मतलब होता है नहीं अंत होता है, अंत नहीं होना, अंत मतलब ये जो डिजायर है ना, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी अंत नहीं होगा। बाय इंडल्जेंस डिजायर क्रिएट फर्दर डिजायर एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फुली सेटिस्फाई ह्यूमैनली। ये जो इच्छाएं हैं ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये डिजायर को, डिजायरनेस को इंक्रीज करता है। ये कभी भी ह्यूमैनली डिजायर को शांत नहीं करता है, ना ही ये किसी डिजायर, ये जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे वो कितना भी उसे गोल्ड दे दो, कोई बहुत सारे वुमेन्स को दे दो, कैटल दे दो, एनीथिंग, कुछ भी दे दो, परिवार वार कुछ भी दे दो, ये ख़त्म नहीं होना। इंसान की डिजायर हमेशा कहीं ना कहीं बढ़ते रहती है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर वो बोलता है, तो मैं अब सत्य को जान गया हूँ, तो मुझे क्या चाहिए मुझे पता चल गया। जब मैं तुमसे यंग एज लिया तो मुझे मालूम चल गया। तो आगे बोलता है, ये आयती बोलता है, मैन हैज़ टू सेट डिजायर एंड हैज़ टू गो बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक टू अटेन पीस ऑफ माइंड। और आई हैव रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, मुझे पता चल गया कि लाइफ की ट्रूथ, सत्य क्या है। नाउ यू कैन टेक बैक योर यूथ, तुम एक क्या करो, तुम अपनी जवानी ले लो और मुझे अपनी बुढ़ापा दे दो। एंड नाउ तुम ये राज्य पाठ सब संभालो। और क्या करता है, विगर एंड यूथफुल एबिलिटी। फाइनली ययाति क्या करता है, बुढ़ापा को वापस ले लेता है एंड रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू लीड अ पीसफुल, और वो पुरु को अपना राजपाट दे देता है और वो रिटायर्ड हो जाता है राजपाट से, और पीसफुल लाइफ जीने के लिए वो जंगल में चला जाता है। ओके, एंड देन पुरु रिजाइंड हिज यूथ, पुरु रिगेन्ड हिज यूथ एंड बिकम द फुल फ्लेज किंग ऑफ द किंगडम एंड रिनाउंस्ड बाय ययाति। तो इस तरीके से वो पुरु एक राजा बन जाता है और अपने अच्छे से राजपाट को संभालने लगता है, और इस तरीके से ये कहानी की अंत होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश किया हो। जब आप ये पढ़ लोगे, समझ लोगे, चले जाओगे आप पढ़ाने या फिर एग्जाम्स में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स के नेम अगर हम बात करते हैं तो ययाति है, पुरु है मेन कैरेक्टर, और बाकी जो आपका यहाँ पर शंकराचार्य है, शुक्राचार्य, तो ये सब याद रखेंगे कैरेक्टर्स के नेम। और हम जो दिव्यानी है, ठीक है, शुक्राचार्य, दिव्यानी, इन सारे 4-5 कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोच, ए रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। साइलेंट, एक साइलेंट कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन कि जो हुआ
लेकिन एकदम साइलेंटली चुपके से आकर पूरा वर्ल्ड लेवल पर ये फैल गया और एक ऐसी क्रांति लाई कि जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, चलो देखते हैं। दैट प्रोज इज रिटेन बाय कुणाल वर्मा। ये कुणाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है और ये जो आर्टिकल्स है दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स में जो पटना एडिशन, पटना की जो न्यूज़पेपर थे हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें पब्लिश किया गया था। दोस्तों ये एक एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग, ओके, एसएमएस की बात होती है, उसकी बात हो रही है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट मैसेजिंग जो सर्विस है दोस्तों, एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति लेकर आया था। मोबाइल की जो दुनिया है अपने आप में एक क्रांति है। यहाँ से पूरा लोगों का जो जीवन है चेंज हो चुका है। अब आने वाले डेट में चैट जीपीटी आने वाला है। इट्स अ चेंज आवर लाइफ, नॉट इट्स चेंज ओनली आवर लाइफ, इट इज़ ऑल्सो चेंज टू ऑल वे ऑफ वर्क। तरीका करने का जो काम होता है वो चेंज करने जा रहा है और इसके साथ साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट जरूर करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी, अगर आप अपने आप को एक कंपटीटर जनरेशन में, कंपटीशन जो एक जनरेशन चल रहा है इसमें अपने आप को सही नहीं करोगे तो आप इतने पीछे भागोगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसी एसएमएस रिवॉल्यूशन की बात हो रही है और ये जो है सबसे पहले जो पहला एसएमएस डिलीवर हुआ था वो हुआ था 1992 में। पहला जो एसएमएस भेजा गया था पीसी से मोबाइल फ़ोन पर, पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था और जिस नेटवर्क से भेजा गया था वो वोडाफोन था। दोस्तों अब वोडाफोन की इंडिया में कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन वोडाफोन अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर रहा है। ये ब्रिटेन का है और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और जीएसएम नेटवर्क इन द यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी समरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इसमें बताने की क्या कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि कैसे ये रिवॉल्यूशन लाया गया और मतलब क्रांति कैसे आता है। दोस्तों मोबाइल की बात किया जाता है। मोबाइल एक ऐसा गैजेट बन गया है जो हम कभी कहीं किसी टाइम में लेकर मूव करते हैं। आज के लाइफ का एक मोबाइल, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो गया। नॉट ओनली लाइफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर वर्क। ओके, विदाउट मोबाइल वी फील लाइक अ लैकनेस, कुछ कमी फील होता है। तो कह सकते हैं कि वन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ कनेक्टेड एंड दस, किसी को कुछ कहना है तो तुरंत आप क्या कर देते हो, मोबाइल पर मैसेज कर देते हो। सपोज कि मोबाइल आपकी बंद है और मोबाइल अगर ऐसा एक कम्युनिकेशन है कि आप मान लेते हो किसी की मोबाइल बंद है, आपने मोबाइल पर मैसेज सेंड कर दिया, तो जब वो मोबाइल ऑन करेगा तो वो एसएमएस जो सर्विस होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मोबाइल पर मैसेज सेंड करके स्टोर कर देते हैं और वाइल द मोबाइल इज स्विच ऑन, तो दैट्स अ पर्सन्स गेट्स मैसेज, और मैसेज उनको मिल जाता है। तो रिसीवर गेट्स एन अलर्ट सिग्नल टू इंडिकेट दैट मैसेज इज lending his mobile. Then again there is another beauty that even if you are having a talk on your mobile, the SMS does not get blocked या not kept in waiting. तो जैसे कि अगर किसी से आपको बात करनी है तो जब आप कॉल करते हो तो अगर वेटिंग है, वेटिंग जा रहा है या स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ बताएगा, वेटिंग बताएगा। लेकिन SMS एक ऐसा वे है, वे ऑफ टॉकिंग है, जिससे क्या कर सकते हो आप कि आप विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी facing problems, you can send, you can chat with another persons. So it is very favorable to chat. Okay, this is because the short message travel, this is ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो चैनल यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, they operate on separate signal path and do not come in the way of voice communication. It is not something wonderful. One get out benefit at the same time with the addition of FM radio, digital camera, calculator, wall time clock and so many other advantages. A mobile has become a multi-purpose instrument. This has brought revolution in the field of personal as well as mass communication, friends. अगर SMS की बात करते हैं, इट्स स्टार्टेड, वही सारा कुछ यहाँ पर है। फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी तो वहाँ मोबाइल और SMS की बात हो रही थी।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक है, चैप्टर 4, टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। मोती निशानी राइटर है, तो इसमें क्या है, मोती निशानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ही इज अ टीचर एट वेनेस स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, ठीक है। और ही इज एन इंटरडिसिप्लिनरी होल्डिंग डिग्री, इनके बहुत सारे डिग्री है, और जैसे लाइक जेनेटिक्स, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। कह सकते हैं इन्होंने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा, इनकी बुक्स है जैसे कि पब्लिक जेनेरिक्स के रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड लैंग्वेज से रिलेटेड। दीज ऑल आर, इनकी क्वालिटी इतनी सारा है ना। ये जो आप आज के जो ऐसे प्रोज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन है ट्विन प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज कर रहे, उस प्रॉब्लम को ये बता रहे, अवेयर कर रहे जो हम खुद इंसान जो है क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट समरी। तो यहाँ ये बात करते हैं, मोती निशानी जो कहते हैं कि ये बात करते हैं कि जिस तरीके से आज पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, वो पॉपुलेशन ग्रो करना और डेथ करना ये पॉपुलेशन का नेचर है। मतलब कह सकते हैं कि जो मरना और जन्म लेना ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ नेचर है। बट जो ग्रोथ का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं डेथ रेशियो से बहुत ही कम है। इट्स अ वेरी स्लोअर देन द डेथ रेशियो इज अ वेरी स्लोअर देन द बर्थ रेशियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज कीप इन माइंड कि इसमें बात किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसकी, पॉपुलेशन पर। तो पॉपुलेशन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं, और उसका क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें नेचर ने जो चीज़ें दिया है उसको कंज्यूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस नेचर को बर्बाद कर रहे हैं और उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, जो एक आने वाले समय में एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एज पर एस्टिमेट अबाउट 80 मिलियन पीपल आर बीग एडेड एवरी ईयर। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू निशानी 80 मिलियन पीपल जो है ऐड हो रहा है, पॉपुलेशन ऐड हो रहा है, हर साल जन्म हो रहा है। डैट मीन्स कि जो पीपल ऑन दिस अर्थ टू द फेड एंड द लुक्ड आफ्टर कंपेयर टू डैट वर नॉट 100 to 2 years back. This is resulting the limiting the available natural resources. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो रिसोर्स है पृथ्वी पर वो लिमिट है, और रिसोर्स को बनने में भी बहुत क्या होती है, टाइम लगता है, लाखों साल लग जाती है। तो डिमांड वुड इंक्रीज, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। आप क्या करोगे, आप फॉरेस्ट को कट करोगे फॉर वाई, आप उसको जैसे कि फॉर कल्टीवेशन के लिए आप क्या करोगे, फॉरेस्ट को कट करोगे। जब फॉरेस्ट कट करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बैरन हो जाएगा हमारा लैंड। बैरन जब होने के बाद क्या होगा, हमें टाइम पर जो रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं होगा, एंड फाइनली फूड टू सेटिस्फाई आवर हंगर, सो वी फेसेस लैकनेस ऑफ वाटर, we faces lackness of food, so there are so many problem created by nature, okay, so who created, तो we all are created, okay, हम इस प्रॉब्लम का क्रिएटर है। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, हमें क्या करना होगा, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, ये बात बोलते हैं। ये आगे ये बोलते हैं ओजोन लेयर, हम क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्या कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक अनुमान अगर निकाला जाए तो जैसे कि हमारा नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, वाटर्स हो गया, डे टू डे ये सारे कंज्यूम किए जा रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं उसके, और उस तेज़ी से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज है लिमिटेड वे में है और वो ख़त्म हो रही है, गायब होते जा रही है, अर्थ विल डिसअपियर्स। एक अनुमान ड्यू टू द ह्यूमन मतलब एक अनुमान, एक एस्टिमेटेड डेटा आया है कि जो अमेरिका में जो रहने वाले हैं लोग, 60,000 अमेरिकन हर साल मरते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज से, सांस फूलने की बीमारियों से मर रहे हैं। 14 अमेरिकन डाई ईच डे, 40 मतलब 40 अमेरिकन हर दिन मर रहे हैं
अस्थमा से। द सिचुएशन नॉट ओनली इन अमेरिका, काठमांडू, मैक्सिको, संघाई एंड लाओस एंजल्स, इवन ये सारे सिचुएशन हमारा पॉपुलेशन के वजह से बना है। सो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको ये पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना होगा, हमें रोकना होगा, नॉट आपको, हमें रोकना होगा। द कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना ने क्या किया कि पहले उसके वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। एंड फाइनली उसने क्या किया कि पॉपुलेशन को जब कंट्रोल किया, बहुत सारे स्कीम लाई, स्कीम के वजह से। सिमिलरली हमें भी वैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोलिंग सिस्टम लानी चाहिए, कुछ कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, प्लानिंग मेथड स्टार्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन जो स्टार्ट की है उसको सही तरीके से, जैसे कि परिवार नियोजन एक प्लानिंग गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो उसको हमें एक एजुकेटेड पर्सन पीपल होने के नाते हमें उसको फॉलो करनी चाहिए। बाय द वे ये सारा एक नॉट इट्स अ इंडिविजुअल केस, ये सोसाइटिकल है, तो हमें इसे इंडिविजुअल वे पर सोचना चाहिए। और जो हमें जो पॉल्यूशन जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज कर रहा है, उसको रोकने के लिए स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, हमें ट्री को कटिंग पर रोक लगाना चाहिए। हमें व्हीकल्स, अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर आपको सच में आपके पास सच में आपके पैसे हैं, पैसे वाले हैं, तो गाड़ी की यूज उतना ही करें जितनी आपकी ज़रूरत है। प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आप रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन को। आप अपने घर में CFC को भी रिलीज होने कम कर सकते हैं। जैसे कि आप AC वगैरह घर में एक आध ही लगाइए, बहुत सारे होते हैं लोग जो हर रूम में AC लगा लेते हैं, है ना। जहाँ तक हो सके ये सभी चीज़ों से कट कर सकते हैं हम लोग। हमारे अच्छे इनिशिएटिव आइडियाज़, गुड आइडियाज़ से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसी सब को लेकर ये पूरा बताया गया है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे जो अनबैलेंस्ड हो गया है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मतलब अनबैलेंस्ड हो गया, उसको बैलेंस करना चाहिए। वी शुड बी follow this all strategy, okay. We have to be alert, cautious, and should take immediate action to reverse the process of deforestation by stopping cutting of tree and by starting planting more tree. So हमें पेड़, अभी क्या हो रहा है सिचुएशन, हम पेड़ को ज़्यादा कट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, उस चीज़ों को कम करना होगा। हम क्या करते हैं, हम एक इंसान 10 जगह पर घर बना के रखते हैं, और जब 10 जगह घर बनाएंगे तो 10 जगह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। गेट बनाने के लिए आपको या तो आयरन की ज़रूरत होगी या तो वुड की ज़रूरत होगी। तो वो कहाँ से लाओगे, वो आप नेचुरल रिसोर्स से लाओगे। तो आपको उतना ही आप कोई भी चीज़ें बनाओ जितनी ज़रूरत हो। तो सबसे अगर फाइनली कंसिक्वेंस पर चलते हैं तो यही रिजल्ट निकल के आता है। तो फर्स्टली वी शुड बी कंट्रोल पॉपुलेशन। सो दैट्स वाई द लास्ट मेन एक ही है पॉइंट कि आपको या हमें मिलकर पेड़ कम काटें और ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो फाइनली ये आपका यही था। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम्स में और आपकी आने वाला टीचिंग स्टाइल्स को हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। इग्नोर नहीं करना है वीडियो, किन्हीं को लग रहा है कि इससे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, बोला गया है पूछ सकता है। तो 20 आपको इसको देखना चाहिए आपको। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।